हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉयर्स हब। और आज एक नई सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जिसे हम आम भाषा में कह देते हैं CRPC। और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी लॉ स्टूडेंट के लिए, भले ही उसे जुडिशरी क्रैक करनी हो या फिर अपना लॉ कॉलेज में पास होना हो, ये मेन सब्जेक्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और एंड तक देखिए। इसकी मैं एक डिफरेंट प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप उस प्लेलिस्ट को पूरा चेक कर लेना, वहां पे सारी आपको A to Z वीडियो मिल जाएगी। बिना किसी डिले के आगे चलते हैं। वही अपना तरीका है। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से डील करेंगे, जिसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट देखेंगे हम इस एक्ट का। और सेक्शन 2 में हम जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन उसमें से निकाल ली है, जो डेफिनेशन क्लोज है CRPC का, हम सिर्फ उस पर ही फोकस करेंगे यहाँ पे। तो आगे चलते हैं। सेक्शन 1, ज्यादातर जो है आप अपना बेर एक्ट भी साथ लेके रखें ताकि अच्छे से समझ पाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि साथ के साथ अगर आप पढ़ोगे तो उससे आपके एक तरह से कहा जाए तो माइंड में इम्प्रिंट होती चली जाती है चीजें, जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ और जो जो आप पढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले जो सेक्शन 1 है वो बात करता है आपका शोर टाइटल, एक्सटेंट एंड द कमिटमेंट ऑफ द एक्ट। जो क्लोज 1 है इसका ये कहता है इस एक्ट को हम किस नाम से बुलाएंगे। शो टाइटल का ये मतलब होता है कि इस एक्ट को हम किस नाम से बुलाएंगे। ये एक्ट हमारा कहलाएगा द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये हो गई इसकी बेसिक नाम। किसी जैसे हम किसी भी आदमी का नाम दे देते हैं, राहुल, श्याम, जो भी नाम है XYZ, इसी तरीके हर एक एक्ट का नाम होता है और इस एक्ट का नाम है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अगर क्लोज 2 की हम बात करें तो इसका हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये लागू होता है, कहाँ कहाँ ये एक्सटेंडेड है। हमें पता है कि जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं होता था, लेकिन गवर्नमेंट ने भाई जो 370 था वो हटा दिया और उसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होता है। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में लागू होता है। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अदर देन दोज चैप्टर 8th, चैप्टर 10th एंड चैप्टर 11th जो है उन्हें छोड़ के जो स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज है वहां पे ये एक्ट जो है वो लागू नहीं होगा। सीधी सी बात है, ये एक्ट वहां पे लागू नहीं होगा। कौन कौन से चैप्टर वहां पे लागू होंगे? चैप्टर 8, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। ये पूछ लिया जाता है MCQ में और ये बहुत ही कॉमन आंसर है, तो आप इसे याद रखिए। स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में क्लियर कट मना करा गया है, इन 3 चैप्टर्स को छोड़ के वहां पे इंप्लीमेंट नहीं होगा बाकी का जो आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। और एक और यहाँ पे चीज ऐड करी गई है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, ये जो कहे उसके स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, अगर वो चाहे नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल सकती है और स्टेट ऑफ नागालैंड और जो भी ट्राइबल एरियाज है उनमें ये चीजें लागू कर सकती है। ये चीजें क्या है? द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 पूरी तरीके से लागू किया जा सकता है वहां पे भी, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे। अब अगले उस पे बढ़ते हैं हम, जो मैंने इंपोर्टेंट डेफिनेशन निकाली है सेक्शन 2 जो बात करता है CRPC का, उसमें मैंने सिर्फ इंपोर्टेंट डेफिनेशन इसलिए निकाली है क्योंकि बड़ा है, मुझे वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं बनानी है, अपनी एक शॉर्ट वीडियो बनानी है ताकि बच्चों को ग्रैप्स हो पाए कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2। सबसे पहले हम जो 2 क्लोज A, उसमें बेलेबल ऑफेंस बताए गए हैं कि बेलेबल ऑफेंस से हम समझते क्या है। मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल। हमारे यहाँ पे CRPC में फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें जितने भी ऑफेंसेस की लिस्ट दी गई है वो सारे बेलेबल नेचर के होंगे, सीधी सी ये बात कही जाती है। या फिर कोई ऐसा ऑफेंस जो कि बेलेबल बनाया गया हो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। और जो बचे हुए, मानिए कि XYZ ऑफेंस शेड्यूल में मेंशन करे हुए हैं और जो ABC है वो मेंशन नहीं करे हुए, अगर जो ABC है वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आ जाएंगे और जो मेंशन है शेड्यूल 1 में लिस्ट में XYZ जो मैंने एग्जांपल दिए वो बेलेबल की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर 2 क्लोज C हमारा बात करता है कॉग्निजिबल ऑफेंसेस। Means an offence for which a cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being, enforce arrest without
वारंट एक बड़ी सी डेफिनेशन है, पर इसका सिर्फ जस्ट इतना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से हम ये समझ सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं वो ग्रेव नेचर के होते हैं एक तरह से कहा जाए तो, मतलब कि एक तरह से जैसे भाई आपका मर्डर का, रेप का, एक्सेट्रा, ये जो हार्श क्राइम होते हैं ना, सिर्फ ये कहे जाते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसलिए ही इसमें पुलिस ऑफिसर को पावर दी गई है कि वो बिना वारंट के, बिना मैजिस्ट्रेट के वारंट इशू कराए ही वो डायरेक्टली उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं उसमें पहले आपको वहां से मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बाद ही आप अरेस्ट कर सकते हो किसी भी पर्सन को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है। 2 क्लोज जी इंक्वायरी के बारे में बात करता है। इंक्वायरी क्या होगी? ट्रायल के अलावा कुछ भी अगर मैजिस्ट्रेट या कोर्ट कुछ भी प्रोसीडिंग या इंक्वायरी कंडक्ट करती है इस कोड के अंतर्गत, अंडर इस कोड के, तो वो सारी जो आएगी वो चीजें आएगी इंक्वायरी के अंतर्गत। सेक्शन 2 क्लोज एच बात करता है आपका इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। सीधी सी एक बात है, इन्वेस्टिगेशन से हम ये समझते हैं कि जब पुलिस ऑफिसर या कोई और पर्सन जो कि मैजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज किया गया हो वो कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस करता है, एविडेंस को, साक्ष्य को कलेक्ट करता है, तो वो जो प्रोसेस कही जाती है वो इन्वेस्टिगेशन कही जाती है। अब बात आती है 2 क्लोज आई जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपकी कहां पे एविडेंस में भी यूज होगी। जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है वो कैसी भी प्रोसीडिंग इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। अगर एविडेंस ओथ पर लिए जाते हैं तो वो जो प्रोसीडिंग होगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएगी। अब फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं और कौन से, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस को अरेस्ट करने की अथॉरिटी नहीं होती पहले, मतलब कि अगर वारंट होगा तब ही वो अरेस्ट कर सकती है, बिना वारंट के वो अरेस्ट नहीं कर सकती। 2 क्लोज डब्ल्यू समन केस। अब हम देखते हैं समन एक तरह से फॉर्मल नोटिस होता है किसी भी कोर्ट का कंपेल करने के लिए किसी भी एक्यूज्ड को कोर्ट के सामने, एक तरह से एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है, एक नोटिस होता है जो कि एक्यूज होता है उसे दिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि भाई आप आइए कोर्ट के सामने अपनी दलीलें जो भी है आपके जो कहना है वो रखिए। समन केस का मतलब होता है ऐसा कोई, मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। इन्होंने तो सीधी सी बात कह दी है कि ऐसा केस जो कि किसी ऑफेंस से रिलेटेड हो और वो वारंट केस ना हो उसे समन केस कह देते हैं। 2 क्लोज एक्स वारंट केस अब हम पढ़ेंगे। मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर। यहाँ पे 3 कैटेगरी दी गई है सिंपल सी, या तो आपकी जो पनिशमेंट हो वो डेथ की हो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की हो, या ऐसी इम्प्रिजनमेंट हो जो कि 2 साल से ज्यादा हो। तो वो जो सारे केसेस होंगे तो उसमें वारंट केस की कैटेगरी में उन्हें ला दिया जाएगा। यही कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जो कि मुझे लगा कि इसमें जरूरी है। अगर कुछ छूट गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज पे चाहिए ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू।